हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे फर्स्ट सेम में जो हमारा स्टैट्स 1 है, जिसको कि इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। स्टैट्स को दो पार्ट में आपके इकोनर्स में डिवाइड कर दिया है, एक इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स और एक होगा हमारा इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग स्टैट्स 1 और स्टैट्स 2 या SME 1 SME 2 किसी भी नाम से बोल सकते हैं। SME का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो अगर SME 1 बोले तो आप समझ जाना स्टैट्स 1 की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन किया है ना DU ने, आप हमारा एक वीडियो जरूर देखना, हाउ टू स्टडी स्टैट्स 1। उसमें मैंने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बातें बताई हुई हैं। लेकिन आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो फिर से थोड़ा सा इंट्रो दे दे आपके सिलेबस का कि इको ऑनर्स में स्टैट्स इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे चल करके आप बहुत कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू और काफ़ी कुछ माइक्रो मैक्रो में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेंसी वगैरह इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ समझने के लिए। मैथ्स की तो ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिकल अप्रोच से या फिर डेरिवेशन से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब करना होता है। मैथ्स तो चाहिए, स्टैट्स भी चाहिए। तो आपका मैथ्स, स्टैट्स और फिर इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो मैक्रो जो है ना, वो पूरा MME ख़त्म होने के बाद आता है, जिसमें पूरा MME का यूज़ होता है। तो आज हम लोग स्टैट्स का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैट्स 1। आपका जो सिलेबस है वो डिवोर बुक से सीधा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक है। 5 का सिर्फ 5.1 5.2 ही है। फिर 5.3 से फिर स्टैट्स 2 में पेपर में आ जाएगा, वहां से लेकर के चैप्टर 9 तक, 5 6 7 8 9 वो फिर स्टैट्स 2 में होगा। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चे डायरेक्टली अगर डिवोर पढ़ते हैं चैप्टर 1 तो उसमें मीन के बारे में बहुत थोड़ा बता रखा है, मीडियन के बारे में बहुत ही कम बताया हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम बताया हुआ है, और यूज आगे वो फ्रिक्वेंटली कर देते हैं किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी। तो अगर हमारा बेस अच्छा नॉलेज का नहीं होगा तो आगे चीज़ें समझने में हमें प्रॉब्लम आएंगी। बेसिकली उनको करना ये चाहिए कि कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ा देना चाहिए, फिर डिवोर लाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, सीधा डिवोर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे हम अपना बेस बनाएंगे, नहीं तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम होगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ों को समझने में। तो ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ एक बेसिक का कलेक्शन तैयार किया है जिसमें 5 to 6 क्लासेस लगती हैं और सारा बेसिक्स एक क्लास में करा देते हैं, मतलब 5 to 6 क्लासेस में। उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2, और ये हमेशा सीरीज में ही पढ़ना है, मतलब 1 पढ़ लिया फिर 2 पढ़ लिया, 2 पढ़ोगे तभी 3 आएगा समझ में। 1 नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, और कुछ तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डले हुए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और वेबसाइट पे जिनको आगे आगे कोर्स करना है कि नहीं मैम हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप तो डेली एक एक वीडियो बनाओगे, तो हमें ये चैप्टर जल्दी में कर लेना, हमारे कॉलेज में टेस्ट वगैरह है, तो वो लोग चाहे तो वहाँ से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। वो सारा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीटेड है। लाइव क्लास में बच्चे डेली क्लास होगी, तो एक एक क्लास करके बनेगा, और अगर आप एडवांस में पढ़ करके आना चाहते हो तो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो बेसिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे चैप्टर 1 से पहले। तो बेसिक्स का सिलेबस जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया, जितना ज़रूरी है आपके कोर्स के लिए, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। पहला टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ एवरेजेस भी बोलते हैं, या फिर सेंट्रल टेंडेंसीज या लोकेशन भी बोलते हैं। मेजर्स ऑफ एवरेजेस, जिसके अंदर हम लोग करेंगे मीन। मीन के लिए एक्स बार सिंबल यूज़ होगा, फिर मीडियन, फिर मोड। वैसे आपने ये पढ़ रखा है, लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ा रिवाइज करेंगे, और इन सब के कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपने नहीं पढ़ा, वो हमारे पेपर में आता है, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर का भी टॉपिक है। तो ये एवरेजेस में हम लोग 3 एवरेजेस पढ़ेंगे। होते तो GM और HM भी हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग पढ़ेंगे रेंज, फिर होगा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर होगा मीन डेविएशन, फिर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर होगा CV। ये इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आएगा हमारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इसका भी यूज़ है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में सीधा बता देता है कि ये जो है इसमें बाई मॉडल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, एक ग्राफ में बताया हुआ है। आगे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, उसमें ग्राफ पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि इट हैज़ नो स्क्यूनेस, इट हैज़ कर्टोसिस वैल्यू 3। लेकिन ये सब क्या होते हैं पहले जान जाएंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। तो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं
जिस दिन तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अपने चैप्टर 1 पे शिफ्ट कर जाएंगे डिबोर के। तो ये 3 बेसिक्स बच्चे स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला है मेजर्स ऑफ एवरेजेस। और साथ ही साथ आप नोटबुक में लिखोगे ना तो आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा, दोबारा वीडियो फिर ओपन करने का टेंशन नहीं रहेगा, और बिल्कुल स्मूथली आपका क्लास भी चलेगा। और जब रिवाइज करोगे ना तो वीडियो कौन इतना चलाता है 1 घंटे का वीडियो, सीधा नोटबुक में सीधा पेज ऐसे ऐसे देखा, ओवरव्यू किया, 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। तो नोटबुक तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नोटबुक बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करें बच्चे पहला टॉपिक। कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो? और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप बीच में अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। तो पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ एवरेजेस। अभी 2-3 क्लास तो मेजर्स ऑफ एवरेजेस ही चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 1 से 2 क्लास में, और ये 1 क्लास में। ये 1 क्लास लगता है इसको करने में, इसको करने में 2 क्लासेस लगती है, और इसको करने में 3 क्लासेस लगती है। तो टोटल हो गई 6 क्लासेस। तो मेजर्स ऑफ एवरेजेस, सबसे पहले बच्चे बताओ डेटा क्या होता है, और हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास का मज़ा तभी है जब आप कुछ पूछो तो मेरी तरफ से जवाब आए, या फिर हम कुछ पूछे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो बताओ डेटा क्या होता है, कुछ भी जो भी तुम्हें पता है डेटा के बारे में बताओ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अब इंफॉर्मेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रॉ, रॉ जो हिंदी में कच्चा बोलते हैं, रॉ RAW। एक होता है कुक्ड। तो रॉ इन्फॉर्मेशन वो होता है कि सीधा हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं की है। जैसे अगर मैंने आपको कहा DU के बच्चों का एवरेज हाइट निकालना है, डेटा कलेक्ट करके लाओ, तो 100 बच्चों का मैंने कहा ठीक है सैंपल साइज 100 रखना है। सैंपल और पॉपुलेशन ये हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में ही है, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ सैंपल कलेक्ट करो, 100 बच्चों का एवरेज हाइट निकालना, आप 100 बच्चों का हाइट पता करके आओ। तो आप क्या करोगे, एक शीट लोगे, उस पर 100 बच्चों का नंबरिंग करोगे, सीरियल नंबर, बच्चों का नाम लिखोगे, और बगल में उनका हाइट होगा। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, उन हाइट्स को ना आपने ऐड किया है, ना सब्ट्रैक्ट किया, ना स्क्वायर किया है, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वैसे इंफॉर्मेशन को बोलते हैं रॉ इंफॉर्मेशन। और अगर आपने सबको प्लस करके और बाई 100 कर दिया तो वो आपने एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज सपोज करो अगर 5.6 आ जाता है, 5 फीट और 6 इंचेस, तो हम कहेंगे कि 5.6 इंचेस हमारा एवरेज है, और वो कहलाएगा कुक्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो आपने कैलकुलेशन के बाद निकाला है। तो डेटा जो है उसको हम लोग लिखते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन भी आप यूज कर सकते हो। रॉ इंफॉर्मेशन which is used for further calculation, which is used for further calculation। ये हो गया डेटा। अब अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन होगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं डेटम। डाटा नहीं बोलते, कुछ बच्चे डाटा डाटा बोलते हैं, डाटा नहीं होता, डेटा बोलते हैं, डेटा। तो यहाँ पर डेटम। अब अगर मान लो कि आप मेरे अंदर में काम कर रहे हो और मैंने आपको प्रोवाइड द डेटम ऑफ हाईएस्ट पेड सैलरीड पर्सन, हाईएस्ट सैलरीड पेड पर्सन, तो वो एक ही सिंगल पर्सन होगा। और आप उसका जब डेटा मुझे प्रोवाइड करोगे तो आई विल टेल यू कि प्रोवाइड मी द डेटम, नॉट डेटा। तो डेटम सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए कहलाता है डेटम। ये हो गया डेटा। अब डेटा को जब स्टोर करते हैं, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, तो स्टोरेज डेटा, डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सीरीज के फॉर्म में। याद आ रहा है कुछ? कितने टाइप के सीरीज होते हैं डेटा सीरीज। डेटा को जब हम स्टोर करते हैं, रखते हैं, या आपको जब भी पेपर पे मिलता था या बुक में आप देखते थे, तो डेटा कितने टाइप के होते थे, कुछ भी याद करो बच्चे। हाँ, कौन कौन सा? इंडिविजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में क्या होता है बच्चे कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो एज इट इज लिखा जाएगा, अगर वो रिपीटेड है तो भी लिखा जाएगा। डिस्क्रीट में क्या है कि एक्स और एफ आपको देखने को मिलता है इस टाइप से, अगर कोई चीज़ रिपीटेड है तो वो फ्रीक्वेंसी में काउंट ऑन हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस में क्लास और फ्रीक्वेंसी दिखती है।
अब इंडिविजुअल में स्टोरेज कब करते हैं डेटा का? इफ़ एवरी इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक भी ऑब्जर्वेशन को लूज नहीं कर सकते। अगर सारे के सारे इंफॉर्मेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है तो इंडिविजुअल में ही डेटा को रखेंगे। डिस्क्रीट में अगर x हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो रिपीट कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है और सिमिलर डेटा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है, 2.1, 2.2, 2.3, तो अच्छा होगा कि एक क्लास बना ले। क्लास में रखने से हमारा डेटा हो जाएगा शॉर्ट और बड़े आराम से अरेंज भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो वही बात होगी जैसे स्कूल में अगर हर बच्चे को एक एक रूम दे दिया जाए तो वो हो गई इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट में क्या होगा, अगर एक ही टाइप के बच्चे हैं तो उनको एक रूम में डाल दिया जाए तो वो हो गया डिस्क्रीट। अब क्लास क्या है कि एक एज ग्रुप के एक ही मतलब मेंटेलिटी वाले बच्चे सबको अगर एक क्लास में डाल दिया जाए तो कितना अच्छा से हो जाता है। तो एक क्लास में सभी बच्चे थोड़े थोड़े अलग तो होते हैं, जैसे अगर 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के बच्चे सबका IQ लेवल एक ही रेंज में होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा। तो कॉन्टिन्यूस में भी वही होता है, डेटा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन फिर भी वो एक रेंज में लाई कर जाते हैं, जो कि क्लास का अपना रेंज बनाते हैं हम लोग। तो ये तो डेटा की पहचान हो गई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब एवरेजेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एवरेज, व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, विच रिप्रेजेंट्स दी, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि सुबह उठे, न्यूज़पेपर आया और उसमें आया कि इंडिया ने जो है वो चाइना के साथ एक पैक्ट या ट्रीटी जो है वो साइन किया है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन किया है और कल ही साइन किया। अब हम लोग तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे क्योंकि कल तो हमें चाइना ने इनवाइट नहीं किया था। क्या आपने और मैंने जाकर के चाइना के साथ कोई डॉक्यूमेंट पे साइन किया है? नहीं। लेकिन वहाँ किसने साइन किया है? तो आवर रिस्पेक्टेड पीएम ने साइन किया है, आवर रिस्पेक्टेड पीएम ने साइन किया है। और उनके साइन करने से ये मान लिया जाता है कि पूरे इंडिया ने साइन किया। क्यों? क्योंकि ही इज द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड ही इज द सिंगल पर्सन। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिंगल पर्सन है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसा ही एवरेज भी होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे डेटा को मोर और लेस उसी टाइप का माना जाता है। अब जैसे हमारे पीएम मोदी जहाँ जाते हैं उनका जो आचार व्यवहार होगा, जो उनका बिहेवियर होगा, लगभग सारे इंडियन का वही माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव होते हो तो आप अच्छा व्यवहार रखो, तो पूरे इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वैसा इंप्रेशन पड़ेगा। तो एवरेज में भी यही होता है कि जो एवरेज होगा, सारे डेटा कुछ उससे थोड़ा सा ज्यादा होंगे या कुछ उससे थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन सब होंगे उसी के जैसे, उसी के आसपास। अब कितने टाइप के एवरेज हमें पढ़ने हैं? तो मीन, इसमें हम लोगों के जो कोर्स में है वो ट्रिम्ड मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ है। मीडियन, मीडियन के लिए हम लोग तो यूज़ करेंगे ME। आपके बुक में X और S से वेव लाइक, जिसको टिल्डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं टिल्ड। थोड़ा सा वेव लाइक हो गया ना, X टिल्डे बोलते हैं, वो मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके चैप्टर 6 में मिलेगा X पे टिल्डे, जब पढ़ाएंगे एस्टिमेशन, तो वहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा मीडियन को। अभी ME से काम चला लेंगे। फिर है मोड, मोड के लिए तो बच्चे MO ही है, होते तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। MME में, फर्स्ट MME में एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, थोड़ा सा वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हमें नहीं पढ़ना। तो अब स्टार्ट करते हैं मीन, पहला एवरेज। अब जब एवरेज को पढ़ेंगे तो डेटा तो हमें किसी भी टाइप का मिल सकता है। किस किस टाइप का? इंडिविजुअल भी मिल सकता है, डिस्क्रीट भी मिल सकता है और कॉन्टिन्यूस भी मिल सकता है। तो तीनों टाइप में पढ़ना पड़ेगा बच्चे। इंडिविजुअल में भी देखेंगे कि कैसे निकालेंगे मीन, इंडिविजुअल। दूसरा है डिस्क्रीट, फिर तीसरा है कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में हमारे होंगे कौन कौन से मेथड? एक होगा डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड होते हैं, और एक होगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट को हम लोग एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं।
ये जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली होंगी उसको हम लोग ट्रिपल स्टार से शो करके और वहाँ पे मेंशन करेंगे कि दिस टॉपिक में कम इन योर एग्जाम। तो ये सब अभी जानना जरूरी है मीन का, लेकिन मीन के कैलकुलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मीन से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आएगी और फिर ट्रिम्ड मीन आएगा जो कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। लेकिन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, वो आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 1। डिस्क्रीट में भी यही दो नाम है लेकिन करने का तरीका अलग होगा, डायरेक्ट और दूसरा है शॉर्टकट। वेन एवर वर्ड शॉर्टकट कम्स इसका मतलब होगा हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से ही बढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूस में भी 3 मेथड्स हैं, एक बढ़ जाता है। पहला तो एज यूजुअल डायरेक्ट होगा, सेकेंड इज शॉर्टकट एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो ये सब आपका रिवाइज हो रहा होगा। तो देख लेते हैं, एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो पहले हम लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल के अंदर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बच्चे हमारे पास x आ गया। x सपोज करो दिया हुआ है 1 2 3 4 5। रिपीट भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। अभी सिर्फ फिलहाल इतना ही डेटा दिया हुआ है, समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल भी काफ़ी है। तो मीन कहता है कि सबको एवरेज करो, मतलब सबको प्लस करो और इक्वली सबको आपस में डिवाइड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जर्वेशन। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है बच्चे बताना? 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है। सबको सम करो तो जरा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा एवरेज आ गया 3। तो एक तो ये तरीका है, ये बहुत ही बेसिक मेथड है जो कि सबको आता है और सबसे पहले यही मेथड निकाला गया था। घर में भी जब कोई रिलेटिव या रिश्तेदार आते हैं और वो मान लो कोई गिफ्ट नहीं ला पाते, मिठाई वगैरह नहीं ला पाते, और जब वो जाने लगते हैं तो पैसे देते थे ना। अब मान लो उनके पास कुछ खुले पैसे में कुछ 100 रुपये का नोट है, कुछ 50 रुपये का नोट है, कुछ 200 का नोट है, ठीक है। अब किसी बच्चे को 100 का पकड़ा दिया, किसी बच्चे को 50 का पकड़ा दिया। अब उनके जाने के बाद बच्चे आपस में लड़ाई करते थे। हम लोग तो भाई करते थे, हमारे अपने बचपन की बात है कि भैया को ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, ये वो। तो फिर मम्मी पापा क्या करते थे कि ले करके और सारे पैसे लिया और इक्वली सब में डिवाइड कर दिया, या कुछ खरीद करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो लोग भी ना जानते हुए भी एवरेज मेथड लगा रहे हैं, वो लोग भी एवरेज ही निकाल रहे हैं। अगर 3 बच्चे हैं तो सबका सम किया, सबको इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हर बच्चे को इक्वल मिला, वो एवरेज है। वही ये डायरेक्ट मेथड वाला इंडिविजुअल का एवरेज होता था। उनको पता नहीं है, तो जब से हमारी सिविलाइजेशन है तो एवरेज निकाला जा चुका है। वो लोग निकालते थे, उन्हें पता नहीं होता था लेकिन निकाल लेते थे। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी स्टैट्स में, क्या होता है कि जो आपको याद रखना है उसको हम लोग एक बॉक्स में बना करके और कलर करके शेड कर देते हैं। मतलब अभी तक ये जितनी भी चीजें पढ़ाई, ये सब जब आप रिवीजन करोगे तो इन सब को जानने की जरूरत नहीं, ये सब आपको ऑलरेडी पता लग गया। सिर्फ ये फॉर्मूला देख लो कि हाँ भाई मुझे समेशन x/n आता है, इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड। अब है शॉर्टकट मेथड। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए पूछोगे। एक हम लोग एवरेज स्पीड रखते हैं, ना बहुत स्लो हो सकते हैं ना बहुत फास्ट हो सकते हैं। बहुत स्लो हो गए तो बोरिंग हो जाएगा, बहुत फास्ट हो गए तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक मॉडरेट स्पीड से ही हमें क्लास लेना होता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हो, बीच में क्लास में भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मान लो अगर x हमें दिया हुआ है, वही सेम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको अरेंज कर दो वर्टिकली एक कॉलम में, 1 2 3 4 5। मेथड समझाने के लिए कह रहे हैं बच्चे, शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन मेथड भी मैंने कहा था ना कि शॉर्टकट में मतलब होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो किसी एक को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो हमारा मीन है। बताओ किसको एज्यूम करें मीन? 1 2 3 4 5 में से बताओ, जो आप बोलोगे उसी को एज्यूम करेंगे। कोई बाहर का भी ले सकते हो, और जो दिया हुआ उसमें 2।
ठीक है, तो आपने अगर 2 को एज्यूम किया तो आप इसको ऐसे सर्कल बना करके कर सकते हो, या फिर एज्यूम्ड मीन ए लिख सकते हो। अब एक टर्म आता है डी, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन। डेविएशन आपने पढ़ा होगा, डेविएशन मतलब सारे एक्स अपने एज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, पता है फिर भी लिख दे रहे हैं। यहाँ देखो, तो x इज 1, a इज 2, तो 1 - 2 इज -1, 2 - 2, सब में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि a की वैल्यू हमारी 2 है। 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3। अब यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ डेविएशन। 3 2 5 1 1 कैंसिल हो गया, 3 2 5। वैसे ये कैंसिल हम लोग शो नहीं करते पेपर में, नहीं तो टीचर को लगता है कि बच्चे ने कहीं ये मतलब पूरा काट तो नहीं दिया, तो इसलिए कटिंग हम लोग शो नहीं करते। टीचर उसको बिना चेक किए ही आगे निकल जाती है, उसको लगता है कि बच्चे ने कट किया हुआ है। तो समेशन डी इज इक्वल टू 5। इसका फॉर्मूला हो जाता है, जो चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट किया था लास्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फर्क पड़ जाएगा हमारे रिजल्ट पे। तो स्टैटिस्टिक्स का रूल है कि अगर हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉमनली फ्रॉम ऑल द वैल्यूज, तो लास्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में देखेंगे, तो फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब जो ऑपरेशन आपने डेटा को इजी बनाने के लिए किया है, लास्ट में उसका उल्टा करना पड़ता है। अगर प्लस किया है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस किया है तो प्लस करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड किया तो लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ किया था सब्ट्रैक्शन, तो लास्ट में हो जाएगा एडिशन और समेशन डी बाई एन। ये फॉर्मूला आपने काम तो जरूर किया होगा, लेकिन इस तरीके से लॉजिकली आपने समझा नहीं होगा, तो याद करने में मुश्किल होती है, तो रट लिया होगा कि भाई एग्जाम्पल 2 में ऐसे था वैसे था, रट लिया था। लेकिन अब थोड़ा लॉजिक के साथ हमें पढ़ना है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, लॉजिक नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो ए है हमारा 2, समेशन डी इज 5/5 1, ये आ गया 3। ठीक है, तो ये दोनों थे हमारे किसके, इंडिविजुअल के। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्क्रीट पे। डिस्क्रीट में बच्चे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा x और f। सपोज करो ये है 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी 1 लिखा गया 3 टाइम्स, 2 लिखा गया 5 टाइम्स, 1 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो 1 लिखा गया है 3 टाइम्स ना, तो सारे 1 का समेशन कितना हो जाएगा, f इंटू एक्स, जल्दी बताओ 3। 2 कितनी बार लिखा गया है 5 टाइम्स, तो सारे 2 का सम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। 3 लिखा गया एक ही बार, तो 3 का 3 ही रहेगा, 4 3 जा 12। और जब इनका सम करोगे तो टोटल सम आ जाएगा सारे x का सम। नहीं आई बात समझ में, तो देखो 1 को लिखा गया है 3 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स, फिर लिखा गया है 3 को 1 टाइम्स, 4 को 3 टाइम्स। पूरे का सम निकालना है, तो पहले इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, और फिर बाद में सम करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बच्चे, तो 3 प्लस ये कितना है 5 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स, 5 3 8 3 11 1 12। तो n जो है वो हो गया 12, क्योंकि समेशन f जो है वही हमारा n होता है। तो आप इस तरीके से लिख दो कि n इज रिप्लेस्ड विथ समेशन f। सिर्फ यही नहीं, हम लोग टॉपिक 2 में भी पढ़ेंगे, डिस्पर्शन में भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फिर उसमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस में भी पढ़ेंगे। कोरिलेशन तो फिर आपका नेक्स्ट सेम में आएगा, अभी नहीं होगा, या इसी सेम में, हाँ इसी सेम में है, लास्ट में है। तो समेशन f से रिप्लेस करेंगे हर चैप्टर में, तो यहाँ जानना बेसिकली आपको जरूरी है। n इज रिप्लेस्ड विथ समेशन f एंड समेशन x इज रिप्लेस्ड विथ, समेशन के अंदर में जो भी चीजें होंगी ना, पहले उसको f से मल्टीप्लाई करना है और फिर सम लेना है। ये 2 रूल अगर आप याद कर लिए तो हो गया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में जाने के लिए n की जगह समेशन f लगा देंगे, और जहां जहां समेशन के अंदर में जो भी चीजें होंगी पहले उसको f से मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन लेना है। तो ये देखो पहला फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई एन। तो समेशन x बन जाएगा समेशन f इंटू एक्स, और n बन जाएगा समेशन f।
तो देखा, ये फॉर्मूला बनाने का टेक्निक होता है। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम खुद भी बना सकते हैं। यही तो डिफरेंस होता है जूनियर क्लास में स्कूल लेवल पे पढ़ने का और कॉलेज लेवल पे पढ़ने का। कॉलेज लेवल पे जितना हो सकता है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो मीन कितना आ गया बताओ, हमने ऐड किया था 13, 3 16 और 2 18 और 10 28। तो 28/12, 4 3 जा 4 7 जा 3 2 जा 6, 2.33 आ गया। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। समझ में आया? कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में बच्चे अगर इसी क्वेश्चन को ले लें, 1 2 3 4, इधर आ गया 3 5 1 3। तो शॉर्टकट मेथड में भाई एज्यूम्ड मीन तो लेना है। किसको लें एज्यूम्ड मीन? मान लो 2 को ले लेते हैं, किसी और को भी ले सकते हैं। तो d हो जाएगा x माइनस ए। तो 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और लॉजिकल बात अभी बताने जा रहे हैं आपको। सिंगल 1 का डेविएशन है -1, लेकिन ये है कितने? 3 है। तो टोटल डेविएशन हो जाएगा f इंटू डी -3, यानी सारे 1 1 1 का टोटल डेविएशन मिलाकर के हो जाएगा -3। सिंगल x का डेविएशन है बच्चे 0 और ऐसे x कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? 0। फिर वही f इंटू डी करें तो 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 जा 6। अब समेशन ऑफ एफ डी करोगे तो टोटल डेविएशन मिलेगा। समेशन ऑफ एफ डी करोगे तो टोटल डेविएशन मिलेगा। तो 6 + 1 7 -3 4, और समेशन f तो n होता है 5 3 8 19 9 3 12 आ रहा है क्या ये? हाँ ठीक है। अब देखो इधर फॉर्मूले में क्या बताया था ये। अब अगर इससे इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में जाओगे तो मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन d है ना। मैंने रूल आपको क्या बताया कि समेशन के अंदर में जो भी चीज़ है पहले उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n की जगह पे समेशन f डालेंगे। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला बन गया हमारा मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f। अब इसको भी बॉक्स में बंद करके शेड कर दो। आप तो कलरफुल अपने पेज पे नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना उसके लिए एक कॉलम छोड़ दो, या फिर एक ऊपर में जो होता है बॉर्डर लाइन के ऊपर का जगह, वहाँ पे बॉक्स को आप ट्रांसफर करते चलो। वो भी एक अच्छा तरीका होता है। पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, खाली ऊपर ऊपर देखा मेन मेन चीज और आगे निकलते गए। तो मीन इज इक्वल टू ए क्या है? 2 प्लस समेशन एफ डी इज 4/12। तो 4 1 3 आ नहीं गया। 2 + 0.33 2.33 आ गया, सेम आंसर। तो ये हो गया हमारा किसका? डिस्क्रीट का। अब डिस्क्रीट के बाद बच्चे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस डेटा सीरीज के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में अभी पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो ध्यान से देखें, कॉन्टिन्यूअस में अभी अपनी मर्जी से कोई सा भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, समझने के लिए 30 to 40। ये हो गया हमारा क्लास। ये क्या कहलाता है? क्लास। और फ्रीक्वेंसी मतलब 5 3 4 1। अब ये 5 क्या बता रहा है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि वैल्यूज तो हमारी 0 और 10 के बीच से है। कितनी है? 5 वैल्यूज हैं। वो कौन कौन सी है नहीं पता। कौन कौन सी है नहीं पता। हो सकता है कि वो सारे के सारे 9 हो, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे 1 या 2 हो।
अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, हम ले तो क्या ले, एक्स तो पता ही नहीं चल रहा, एक्स नहीं पता चल रहा ना। जब क्लास ऐसे दिया रहता है तो एक्चुअल एक्स हम नहीं पता लगा सकते। तो मान लेते हैं कि हमारा एक्स जो है वो मिड वैल्यू है। क्या है? मिड वैल्यू। एमवी से रिप्रेजेंट करते हैं, एमवी नहीं भी लिखते हैं तो भी क्लियर है कि भाई जब भी कोई कॉन्टिन्यूस में क्वेश्चन करेगा ना तो मिड वैल्यू ही निकालता है एक्स। मिड वैल्यू का मतलब है लोअर प्लस अपर बाई 2, यानी 0 प्लस 10 बाई 2 कितना हो गया 5, 10 प्लस 20 30 बाई 2 कितना हो गया 15, 20 प्लस 30 50 बाई 2 कितना हो गया 25, 30 प्लस 40 70 बाई 2 कितना हो गया 35। समझ में आ गई बात? मोर और लेस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली गई है कि भाई ना लोअर वैल्यू ना अपर वैल्यू, बीच बीच की वैल्यू ले लेते हैं। ये एज्यूम्ड वैल्यू है, वो एज्यूम्ड मीन वाला नहीं, मतलब ये मानी हुई वैल्यू है। अब कॉन्टिन्यूअस में तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, जैसे ही हम क्लास का मिड वैल्यू एक्स में निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाता है डिस्क्रीट का। देखो ना एक्स और एफ, देखो डिस्क्रीट जैसा नहीं लग रहा? तो फॉर्मूले भी सारे डिस्क्रीट वाले कॉन्टिन्यूअस में एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये लॉजिक आपका टॉपिक 2 टॉपिक 3 सब जगह लगेगा, हर जगह लगेगा कि जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है वही कॉन्टिन्यूअस में अप्लाई हो जाता है। बस फर्क ये है कि डिस्क्रीट में एक्स दिया होता है, कॉन्टिन्यूअस में एक्स हमें निकालना पड़ता है क्लास का, बस इतना ही फर्क है। तो जैसे ही एक्स निकल गया, आप डायरेक्ट मेथड कहता है एफ इंटू एक्स कर दो। 5 5 जा 25, 15 3 जा 45, ये हो गया 100, ये हो गया 35। समेशन एफ एक्स करोगे तो 45 और 25 कितना हो गया 70 हो गया ना, 4 2 6 1 10 70, 170 75 और 3 कितना हो गया 205। और इधर f कितना आ गया 1 4 5 3 8 5 13। फॉर्मूला तो वही है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। सेम फॉर्मूला है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए। याद रखना आगे के टॉपिक में भी हम लोग यही यूज करेंगे, इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट फॉर्मूला, सेम एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मीन हमारा क्या आ जाएगा 205 बाई 13। कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउड नहीं है, कॉलेज में ये अच्छी बात है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपल वाला। अब कौन सा कैलकुलेटर परचेज करें? तो सिंपल कैलकुलेटर में ऐसा कैलकुलेटर परचेज करना है जिसमें स्क्वायर रूट बटन आपको दिखे, ये वाला, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है स्क्वायर रूट बटन का। बाकी तो फिर साइंटिफिक आपको अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो, अभी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आंसर मैच करने के लिए बुक से। तो आप साइंटिफिक अभी यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में सिंपल वाला ही चलेगा, याद रखना। 205 बाई 13 गिव्स अस 15.76। 92 है, आप अप्रोक्सीमेट करके 77 लिख सकते हो। ये आ गई हमारी वैल्यू। ये था डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड भी आप समझ गए होंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, खाली फॉर्मेटिंग समझा दे, क्लास दिया होगा, नहीं चलो एक कर ही देते हैं। फ्रीक्वेंसी है, क्लास हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 5 3 4 1। अब देखो इधर x तो निकालना ही पड़ेगा, x के बगैर तो काम चलेगा नहीं, नहीं तो डेविएशन कहाँ से आएगा। x निकालेंगे मिडिल वैल्यू तो बच्चे आ गया 5 15 25 35। एक चीज और, अभी तो हम लोग क्लास में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 10 है तो ये भी 10 ही है, मतलब पहले वाले क्लास की जो अपर वैल्यू है ये वाली 10 और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर वैल्यू है ये वाली 10, दोनों सेम सेम है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब सेम नहीं होते, तो वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो आप जब असाइनमेंट ट्राई करोगे ना, असाइनमेंट कैसे आपको मिलेगा, आप जिस नंबर से आपको क्लास का मैसेज गया आप उसी नंबर पे करो तो आपको असाइनमेंट का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है अभी तो कोई बात नहीं है, अभी 2-3 क्लास आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों अगर सेम है
तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, नहीं तो फिर एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दोनों को सम करके बाई 2 दोनों जगह डालना पड़ता है, ये आपको पता होगा। तो अभी हम लोग सिंपल ही क्वेश्चन कर रहे हैं। डेविएशन क्या आ गया बताना, x माइनस ए आ गया। ए किसको ले ले जल्दी बताओ, ए किसको ले बताओ जल्दी। चलो 15 को ले लेते हैं। तो 5 माइनस 15 इज माइनस 10, 15 माइनस 15 इज 0, 25 माइनस 15 इज 10, और इधर आ गया 20। अब जैसे ही आपको दिख गया x और d, अब तो कोई और f, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, f इंटू डी आप निकाल लोगे। डिस्क्रीट का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, वही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो a तो हमारा पता है हमें कि 15 है, समीशन एफ डी करेंगे f इंटू डी, तो माइनस 50 आ गया, 0 आ गया, फिर 10 4 जा 40 आ गया, 20 आ गया। 60 माइनस 50 इज 10, 60 माइनस 50 इज 10, और समीशन एफ कितना आ गया, 5 3 8 4 12 1 13। तो मीन इज इक्वल टू ए कितना है 15, भूल गए, ये रहा ना ए, प्लस समेशन एफ डी इज 10 बाई समेशन एफ इज 13। इसको जरा सॉल्व करना, 10 बाई 13 करना, 10 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 0.76, 0.7692, फिर से वही अप्रोक्सीमेट होकर के 15.77 हो गया। अब इसमें जो स्टेप डेविएशन है ये भी आपको याद आ जाएगा, आपने किया होगा 12th क्लास में, स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, frequency is 5 3 4 1। स्टेप डेविएशन में x तो सब में निकालना ही पड़ेगा ना बच्चे, जब x नहीं होता तो कॉन्टिन्यूस में सबसे पहला काम x निकालने का होता है। x हो गया हमारा 5 15 25 35। अब d भी निकालोगे आप, डेविएशन नाम है तो d तो निकालना ही पड़ेगा, x माइनस ए चलो आप ही की बात मान लेते हैं, 15 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15 इज माइनस 10, 15 माइनस 15 इज 0, 25 माइनस 15 इज 10, 35 माइनस 15 इज 20। लेकिन अभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, स्टेप डेविएशन, स्टेप मतलब डिवाइड करने वाले हम लोग, ठीक है, डिवाइड करने वाले हैं। और डिवीजन के बाद ध्यान से देखो, ये डी डैश हो जाएगा, डी हो जाएगा डी डैश अपॉन एच, एच क्या होता है, क्लास हाइट, किसी किसी बुक में आई भी होता है, अगर आप किसी दूसरी लाइब्रेरी से आप बुक लेते हैं स्टैट्स की, उसमें आई दिख गया तो कंफ्यूज मत होना, आई और एच सेम थिंग है। अब इस क्लास की हाइट कितनी है देखना, गैप है 10, इस क्लास में गैप कितना है 10, इसका भी 10 इसका भी 10, तो जब इक्वल गैप हो तब हम लोग h ले लेंगे 10, और ये उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें इक्वल गैप है। तो हेयर h इज 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 0 1 2। अब आप मल्टीप्लाई करो f इंटू डी, तो -5 0 4 2 ऐड करेंगे तो 1 आ गया। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनाना है, देखो आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया था तो ऐड तो करेंगे, समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन f। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दिया बच्चे, कि जब आपने d निकाला था तो आपने h से डिवाइड किया था, और स्टैट्स क्या कहता है या मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर आपने डेटा को डिवाइड किया है तो लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ क्यों कर रहे हैं, ए के साथ क्यों नहीं कर रहे, कोई एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी जो आपको आता आप जवाब दे सकते हो। हाँ
हमने ए को मतलब डिवाइड नहीं किया था, हमने किसको डिवाइड किया था, डी को किया था, तो ए फ्री था तो ए फ्री ही रहेगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डी को, तो उसी में इफेक्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में डालो तो वैल्यू ए कितना है 15, समेशन एफ डी इज 1 बाई समेशन एफ इज 5 3 8 4 12 1 13 है, ठीक है। तो ये आ गया 1/13 इंटू एच इज 10, तो आ गया फिर से 15 प्लस 10/13, सॉल्व करके वही सेम आ जाएगा। 15 पॉइंट क्या था, ये देखो ना, ये सेम टू सेम नहीं आ गया, 15.77। तो बस मीन का कैलकुलेशन पार्ट तो खत्म। ये बस रिवीजन के लिए था कि मीन निकालने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर डेटा कम दिया हुआ है तो बस आपको यूज करना है पहला वाला मेथड समेशन x बाई n, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है ही, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। लेकिन कभी अगर डेटा बहुत ज़्यादा दे देता है या कोई चीज़ रिपीट होने लगता है तो हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। कभी कभी कॉन्टिन्यूस में डेटा दिया होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना पेपर का, तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा सबको सम करके और बाई एन, कौन इतना डेविएशन लेगा, इतना कैलकुलेशन करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में 8-10 ऑब्जर्वेशन दिया होता है, वो ईजी होता है सॉल्व करना। समझ में आ गई बात? तो पढ़ते वक्त तुम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे यही वाला लगाएंगे। लेकिन नॉलेज हमें सबकी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीन बोले तो बात वही हो गया, अरिथमेटिक मीन ही होता है। कभी कभी अरिथमेटिक मीन वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं करना, वो मीन ही है। और इस पे लगा ले आप 3 स्टार, क्योंकि ये आपके पेपर में आता है। ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक्स में पढ़ा रही हूँ तो पेपर में नहीं आ गई, आपके डिवोर में इस पे क्वेश्चंस हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये डिवोर में है, लिख लिया। अब आगे बढ़े। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ all the deviations taken from actual mean is 0। अब एक्चुअल मीन वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि मीन से बच्चे कंफ्यूज ना कर जाए, कहीं एज्यूम्ड मीन ना समझ ले, इसलिए एक्चुअल मीन लिखा है। तो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज, ऑलवेज 0, ऑलवेज लिखना है वर्ड। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी गलत नहीं होता, ऑलवेज 0। अब इसको अगर मैथमेटिकल सिंबल के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ, भाई सम किसका, तो डेविएशंस कहाँ से लिया गया है, एक्चुअल मीन से, और इज के लिए इज इक्वल टू मैथमेटिकल सिंबल में आ जाता है इज, व्हाट इज दिस, 0। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसको पहले वेरीफाई करेंगे फिर प्रूफ करेंगे। वेरीफाई मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं ये किसी केस में गलत तो नहीं है, तो दिमाग में सेट हो जाता है। फिर इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ आता है पेपर में, याद रखना। वेरीफाई में x में डाल दिया 1 2 3 4 5, इसका मीन तो बहुत ईजी है निकालना, समेशन x बाई n, सबका सम कर दिया, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3। अब हम डेविएशन लेंगे कहाँ से, एक्चुअल मीन से। कहाँ से डेविएशन लेंगे, एक्चुअल मीन से। तो 1 - 3 इज -2, 2 - 3 इज -1, 3 - 3 इज 0, +1 और +2। ये देखो ना, समेशन ऑफ x माइनस x मीन 0 नहीं आ रहा। जितना पॉजिटिव डेविएशन उतना ही नेगेटिव डेविएशन है। अब आप कह सकते हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हो कि मैम आपने सोच समझ करके एक एग्जाम्पल रखा हुआ है आप अपनी कही हुई बात को प्रूव करने के लिए। नहीं बच्चे, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, बहुत सारे स्टैटिशियंस मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया हुआ है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप कोई डेसिमल वाला भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, ये हर जगह सही आएगा। कैसा भी वैल्यू आप ले लो, हर केस में ये सही आएगा। जब भी आप एक्चुअल मीन से सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन लोगे और उसका सम लोगे तो वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा।
अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ पे चलते हैं। समेशन ऑफ हमें प्रूव करना है x माइनस एक्स मीन, 0 प्रूव करना है। अब देखो समेशन कैसे अप्लाई होता है, जैसे आप 11th-12th में डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते थे ना, डिफ्रेंसिएशन के अंदर में है अगर x प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले x का भी करते थे और x स्क्वायर का भी करते थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता था हर टर्म के ऊपर। तो यहाँ जो समेशन है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके ऊपर, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस बाहर समेशन ऑफ x बार। अब किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए ध्यान देना, x बार इज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू। कहने का क्या मतलब, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब मैम x ही फिक्स नहीं है तो x बार कैसे फिक्स हो गया। ये देखो ना, x ये पांचों वैल्यू थी, लेकिन x बार फिक्स है उनका कि ये 3 ही रहेगा। x चेंज हो रहा है, कभी x 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। ये कहने का मतलब होता है x तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी ले रहा है, लेकिन x बार हमेशा फिक्स हो गया उस गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए कि 3 ही रहेगा सबके लिए। चाहे आप x1 लो तो भी x बार 3, चाहे आप x5 लो तो भी x बार 3। तो x बार इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का रूल कहता है कि अगर समेशन के अंदर कांस्टेंट आ जाए ना तो आप उसके साथ n लगा दिया करो, क्योंकि वो n टाइम्स ऐड हो रहा होगा। ये पहला रूल, ये आपका चैप्टर 1 में लगेगा, चैप्टर 3 में लगेगा, 4 में लगेगा, फिर स्टैट्स 2 में भी लगेगा, हर जगह ये समेशन का रूल लगेगा, इसलिए याद रख लें आप लोग। अभी भी बेसिक्स में तो वो हर क्लास में लगभग ये यूज होगा ही होगा कि जब भी समेशन के अंदर में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो जितनी बार ऐड कर रहे हैं उतना ही टाइम्स लग जाएगा। अरे भाई 5 को अगर हम 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 30। और दूसरा रूल है कि अगर c × x है तो c बाहर आ जाएगा और खाली वेरिएबल वाली चीज अंदर रह जाएगी। ये 2 रूल याद कर लो तो स्टैट्स में कैलकुलेशन आप संभाल लोगे, मतलब डेरिवेशन आपसे संभल जाएगा। जहां भी प्रूफ का चक्कर होगा ना वो सब अब आप कर लोगे। मैंने बार बार कहा चैप्टर 3 में यूज होगा, चैप्टर 4 में यूज होगा, 5 में यूज होगा और स्टैट्स 2 में भी यूज होगा। तो इधर हो गया समेशन x और इधर हो गया n × x बार। क्यों हुआ, क्योंकि मीन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। अब आपको पता है कि मीन होता है समेशन x बाई n, तो इसी से हम समेशन x को क्या लिख सकते हैं, n × x बार लिख सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से n × x बार माइनस n × x बार दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 0। इसमें लिख दोगे एज मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n, सो समेशन x इज इक्वल टू n × x बार। हो गया प्रूफ। तो ये बहुत छोटा सा प्रूफ था, तो 1 से 2 नंबर में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चे, पहला प्रॉपर्टी क्लियर। अगर आप अपना नोट्स कभी कभी बीच में छूट जाता है तो आप लास्ट में जब क्लास खत्म होगी उसके बाद भी रुक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये वीडियोस अभी यूट्यूब पे जाएगी तो आप वहां से भी देख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशंस इज मिनिमम if deviation is taken about, if deviation is taken about actual mean, अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया गया है तो फिर आपका स्क्वायर का सम जो होगा वो मिनिमम होगा, तो फिर स्क्वायर का सम जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ डेविएशन के स्क्वायर का सम। भाई कहां से लिया गया है, अभी कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ डेविएशंस लिखा है, तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे, अज्यूम्ड मीन ले लेंगे और लिखेंगे इज मिनिमम। अगर हमने
ए की जगह क्या लिया होता, एक्स बार लिया होता। समझ में आ गया स्टेटमेंट? एक्स माइनस ए इज डेविएशन, उसके स्क्वायर का सम, यानी एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर का सम इज मिनिमम। अगर हमने ए की जगह क्या लिया होता, फिक्स कर दिया होता एक्स बार। ए तो बदल सकता है ना, एज्यूम्ड मीन है, कोई बच्चा कुछ ले सकता है, कोई दूसरा बच्चा कुछ ले सकता है, लेकिन अगर हमने एक्स बार डाल दिया तो वो फिर फिक्स हो गया। क्लियर बच्चे? अब इसको पहले वेरीफाई करेंगे फिर प्रूफ करेंगे। तो वेरीफाई में देखना, थोड़ा आप भी रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको निकाल करके मुझे बताना पड़ेगा, काम देने वाले हैं आपको। 1 2 3 4 5, आपको एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, एक बार x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने वाले, x माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर करोगे। एक मिनट, फिर x, अब आगे थोड़ी बढ़ेंगे, हो तो गया, इन सब का निकाल करके और फिर सम भी करना है। ये जरा कंप्लीट करना है टेबल, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16। अब यहाँ पर सम करोगे तो 16 9 25 और 4 कितना हो गया, 29 और 1 30। ऐसे ही आप बाकी का जो 4 कॉलम है ये निकाल करके रखो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। अब देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकाला होगा तो 1 माइनस 2 इज 1, और 2 2 से डिफरेंस इज 0, 1 4 में से 2 गया 2, 4 ये हो गया 9, 9 4 13 2 15। फिर 3 से करोगे तो 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 0 1, 5 माइनस 3 2 4, ये आ गया 10। इधर किया होगा x माइनस 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1, ये आ गया 15। नेक्स्ट 5 से किया होगा तो 1 और 5 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 4 1 0, ये आ गया 30, ये आ गया 30। अब देखो इसमें से मिनिमम कौन सा है, ये है मिनिमम, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मिनिमम इसलिए है क्योंकि हमने 3 से माइनस किया था, और 3 क्या है, वो एक्चुअल मीन है। यानी अगर एक्चुअल मीन से आप डेविएशन लेके स्क्वायर करके और फिर सम करते हो तो वो हमेशा ही और वैल्यू से कम आएगा, ये इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कि समेशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ a इज इक्वल टू एक्स बार। ये आता है बच्चे पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैलकुलस यूज करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, मैक्सिमम मिनिमा का बस थोड़ा सा याद दिला दें। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता था कि पहले हमने y डैश निकाला dy बाई डी एक्स, इसको 0 किया, फिर हमें वैल्यू पॉइंट मिल जाते थे जो कि मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, और अगर d2y बाई डी एक्स टू अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आया उसी पॉइंट पे तो मिनिमा, और इज इक्वल टू 0 आया तो ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा डिटेल में। अब हम लोग MME 1 में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है ये वहाँ पढ़ना है चैप्टर 9 में। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 होने लगता है तो क्या होता है, तो अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाएगा स्टैट्स में। तो चलो बढ़ते हैं। तो लेट, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना इसको, S नाम दे देते हैं। S इज इक्वल टू समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि हमें किसकी वैल्यू चेंज हो रही है और किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, यानी एज्यूम्ड मीन भी बदल रहा है, कभी कोई एज्यूम्ड मीन 1 ले सकता है, कभी 2 ले सकता है, कभी 3 ले सकता है, एज्यूम्ड मीन चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो है वो एज्यूम्ड मीन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a। तो पहला डेरिवेटिव ध्यान से देखें, ds बाई डी ए आ जाएगा, d बाई डी ए समेशन के अंदर में x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है ना
डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफ्रेंसिएशन अंदर चला जाता है, तो डी बाई डी ए ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सम बाहर ही है, और जब ए का करेंगे तो पहले तो 2 आएगा, नीचे डिफ्रेंसिएशन आता है या नहीं आता है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइड में पावर बच जाएगा कितना 2 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1, और फिर a का करेंगे, चेन रूल लगता है ना, a का करेंगे तो क्या आ गया -1। क्लियर। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा ds बाई डी ए मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो समेशन में -2 x माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, -2 बाहर निकल गया, समेशन ऑफ x माइनस ए डैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ x माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, -2 उधर गया 0 हो गया, इम्प्लाइज डेट देना ना भूलें। अब समेशन का जो रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था याद है, ये पहला रूल, कांस्टेंट का सम होता है तो n लगता है, और अगर अंदर में कोई वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखो समेशन x माइनस समेशन a इज इक्वल टू 0, समेशन x तो समेशन x रहेगा, a के साथ क्या लग जाएगा n इज इक्वल टू 0, तो फिर समेशन x इज इक्वल टू a n, तो a इज इक्वल टू आ गया समेशन x बाई n जो कि है x बार। तो हमने ये तो दिखला दिया कि भाई स्टेशनरी वैल्यू तो a इज इक्वल टू x बार आ रही है, लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा इसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लगा करके चेक करते हैं। समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या आया है x बार आया है, अब सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो d2s बाई da2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए ना मुझे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ds बाई डी ए, ये -2x माइनस ए आया था, ये 2 -1 और ये इधर लिख देंगे -2x माइनस ए, और देखो -2 बाहर, x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि a के रिस्पेक्ट में x क्या है 0 है, और a का क्या हो जाएगा -1 जो कि हो जाएगा +2 विच इज पॉजिटिव। सो केस ऑफ, जल्दी बताओ किसका केस है, मैक्सिमा या मिनिमा का, केस ऑफ मिनिमा, यानी जो हमारा a इज इक्वल टू एक्स बार आया है, सो a इज इक्वल टू एक्स बार गिव्स अस मिनिमम वैल्यू ऑफ s क्या है समेशन ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जब हम a की जगह x बार यूज कर देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था पूरा प्रूफ, ये 2 से 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आपके डिवोर बुक में है, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, ये किसी बॉक्स में उन्होंने बना रखा होगा और प्रूफ भी कर रखा होगा, लेकिन प्रूफ इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं, वो एक ही लाइन में लिख देते हैं, अब बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, जो बच्चा समझेगा समझेगा। अगर मेरे ख्याल से पूछो तो डिवोर बुक टीचर्स के लिए बनाया गया है, बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। डिवोर हो गया, एमएमई हो गया, ये सब बच्चों को, जो सेटर एंड हैमंड है, बच्चों को समझ में आ ही नहीं सकता है, बच्चों के लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं ना। हमारे इंडियन राइटर्स का क्या होता है, आप जो 12th तक कोई भी बुक पढ़ते थे या कॉलेज में भी अगर इंडियन राइटर्स की बुक उठाओगे ना तो आपको खुद भी समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन फॉरेन राइटर्स की जो बुक है वो आप उठाओगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे आप खुद से करोगे टाइम वेस्टेज होगा, रिजल्ट बहुत कम आएगा। और अगर कोई आपको हेल्प कर देता है, आप ये नहीं कहते कि आप मेरे से ही पढ़ो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ो या फिर कॉलेज के टीचर से पढ़ो, वो आपका टाइम बचाता है और मैक्सिमम आउटपुट आता है, बस यही है। और आज के समय में तो लोगों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो भी पढ़ना है, मैक्रो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोसाइटी ज्वाइन किया हुआ है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये तो हो गई बात, तो वहाँ पर एक लाइन में प्रूफ किया हुआ डिवोर में आप देखना, और इसमें इतना हमें करना है, तो ये पूरा हो गया प्रूफ, इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले क्लास में कुछ कहीं जाती ना हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए बच्चों के साथ, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग क्लास 2 में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास 2, और अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, स्टैट्स 1,
जिसमें क्लास 2 करेंगे प्रॉपर्टी थर्ड ऑफ एरिथमेटिक मीन, वही कंबाइंड मीन होगा, करेक्शन ऑफ मीन होगा और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। 3 प्रॉपर्टीज हैं। इन तीनों के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने मीडियन पे। मीडियन तो हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ये तीनों प्रॉपर्टीज हो जाएगी, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, वो भी आपके फर्स्ट चैप्टर में है, डिवोर में है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हो जाएगा आपका। फिर थर्ड क्लास में मोड और कुछ प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, वो सब होगा। ठीक है बच्चे, तो कोई डाउट आज के क्लास में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास यहीं पे आज वाइंड अप करेंगे। कुछ पूछ, ठीक है। तो अब आज के क्लास में बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय। एक चीज़ और, अब आप कहोगे कि मैम आप बेसिक्स पढ़ा रही हो, पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवोर की ही बातें पढ़ा रहे हैं। और बेसिक्स में आपको ये पता लगेगा कि हर चैप्टर में जो डिवोर में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को जो इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है, 2 स्टैटिस्टिक्स मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, होते तो हजारों चीजें हैं, लेकिन इस 2 का हर चैप्टर में क्यों यूज हो रहा है, वो बातें समझने के लिए आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा, मेरा पढ़ाने का और आपका समझने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय।